बच्चों आज हम लोग का जो जैक बोर्ड द्वारा जो है मॉडल फिट जारी कर दिया गया, ठीक है ना। मॉडल फिट सभी सब्जेक्ट का कर दिया गया है, जिसमें कि आप लोग का आज हम लोग मैथ सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू जो टाइप है इसे हम लोग आज हल करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग जो इसका कुछ निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला इसका निर्देश जो है ये है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। परीक्षार्थी जो है जो भी आंसर लिखेंगे अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 4 खंड यानी कि ए, बी और सी और डी है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है। और तीसरा जो निर्देश है वो है कि एक खंड में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है 30 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से एक प्रश्न सही है और सही वाले को चयन कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन बी है जो ये है 31 से लेकर 38 तक, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर जो है किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है, ठीक है। सेक्शन सी में जो है ये जो है टोटल 39 से 46 प्रश्न दिए गए हैं, 39 क्रम संख्या से 46 तक। और इसमें जो है किन्हीं 6 प्रश्न का इसमें भी उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे जो है 47 से 52 तक क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो सेक्शन डी में दिया गया है। और इसमें जो है किन्हीं 4 प्रश्न को बनाना है, किन्हीं 4 प्रश्न, जिसमें से कि प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है। कितना अंक का? 5 अंक का, ठीक है ना। तो हम लोग जो है आज सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव है बहुविकल्पीय प्रश्न है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि इसका बेसिक्स भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो, आप अंत तक बने रहें और बेसिक्स के साथ समझिए ताकि इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी मान लेते हैं आए तो वो भी आप बना सकें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। इसका शून्यक हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इधर से माइनस में 27 है, इधर साइड आ जाएगा, समीकरण के नियम से पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर आएगा तो प्लस में 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो इधर आकर के x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा। अंडर रूट में कितना हो गया 27। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, 27 को, तो कितना हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर में, तो ये जो है 3 गुने 3 गुने 3 इस तरह से टूट जाएगा। तो हम लोग एक युग में यानी कि एक जोड़ा के एक बाहर निकालते हैं तो इसे निकाल देंगे। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग के 3√3, मतलब एक जोड़ा के एक बाहर निकल गया, एक अंदर आ गया। तो जो भी चीज रूट से बाहर निकलता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी लिख दिए हैं। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ये कहाँ पर है, तो ढूंढिए हम लोग कहाँ पर है ऑप्शन में। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना, प्लस माइनस √3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना, तो इनमें कितने शून्यक होते हैं, ठीक है ना। कोई बहुपद है और जो x अक्ष के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें शून्यक कितना होगा, शून्य की संख्या बताना है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लाइन खींच दिए और इस लाइन में जो है ये वाला जो है x अक्ष कहलाता है और ये वाला जो है y अक्ष कहलाता है। तो x अक्ष में जो है 3 बिंदु को मान लीजिए प्रतिच्छेद करता है, कोई रेखा है या फिर वक्र जो भी है 3 जगह प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। कितना जगह प्रतिच्छेद करता है, 3 जगह। तो 1 हो गया यहाँ और 2 और 1 हो गया यहाँ पर, 3 जगह प्रतिच्छेद किया तो शून्य कै होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 यहाँ पर जहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न जो है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। अनंत क्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पर अनंत जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है इंडिफिनिट, ठीक है ना, इनफिनाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्या लेना है और उसका HCF ज्ञात करना है। तो देखिए सम मतलब जो 2 के पहाड़ा में आता है और लगातार हम लोग यहाँ पर लेना है। तो मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं हम लोग, कितना 4 ले लिए सपोज के लिए। तो 2 और 4 का HCF हम लोग कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कट जाएगा। तो जो बाहरी इस साइड में रहता है यही ना होता है HCF, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा HCF। चाहे हम कोई भी लगातार सम संख्या लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 लिए तो 8 के बाद लगातार कौन हो जाएगा इसका अगला सम 10 हो गया 10। अब इसको भी हम लोग निकालते हैं इस तरह से करके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग।
चलिए कई बार में जाएगा, एक बार में 8 एकम हो जाएगा 8, और घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर से 2 से यहाँ 8 उतारेंगे और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 चौके 8, कितना बचेगा यहाँ पर, खत्म हो जाएगा। तो जो बाहरी बच्चा यही ना होता है 2, जो बाहरी बच्चा वही HCF होता है, तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। आप इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, हम पीछे वीडियो में गुणनखंड विधि से बता चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए इस बार ये वाला मेथड बताए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको जानते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन में है किएगा, इसका हम लोग 2 आंसर नहीं किए थे ना, इसका 2 आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2 चर x और y रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, एक समीकरण है जो रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। और इसका पूछा जा रहा है कि कितना हल संभव है। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं, जो 2 चर वाले और रैखिक समीकरण होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं अपरिमित रूप से, ठीक है ना। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसमें जो मान लीजिए 10 क्वेश्चन रहता है 2x प्लस वाई बराबर 3, तो हम लोग एगो जो इसमें से चर है इसको एक तरफ रखते थे इस साइड, बाकी सबको उधर भेजते थे, एक बॉक्स बनाते थे इस तरह से, और बॉक्स बना करके इस तरह से हम लोग एगो में x का और एगो में y का रखते थे, और यहाँ कुछ मानते थे यहाँ कुछ आता था, यहाँ कुछ मानते थे यहाँ कुछ आता था। इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 2 चर रैखिक समीकरण होते हैं इनका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कहाँ पर दिया गया है अब अनेक हल, यहाँ पर देखिए अनगणित दिया गया, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में दिया गया है असंगत समीकरण, ठीक है ना, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो असंगत समीकरण कब होता है, जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो देखिए जब रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर देखिए क्या बिंदु पर टकराएगा, एक ही बिंदु पर ना। तो इस तरह के जो रेखाएं बनेंगे तो इसको हम लोग एक हल करते हैं, एक हल होगा, ठीक है ना। और रेखाएं जब एक पर दोहरा गया, ठीक है ना, ये भी जो है संगत होगा, लेकिन एक पर दोहरा गया तो अनंत बिंदु पर मिलल है एक दूसरे पर, तो इसका हल अनेक होता है, ठीक है ना। लेकिन जब रेखाएं इस तरह से एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, आपस में कोई प्रतिच्छेदन नहीं करे, तो इसका हल होगा नहीं, हल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो रेखाएं होते हैं वे असंगत होते हैं। तो यानी कि किस प्रकार की रेखाएं आपस में जो नहीं मिल रहे, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट जो है 7 प्रश्न, 7 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा हम लोग द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग छोटा सा द्विघाती सूत्र भी लगा लेते हैं। द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, d बराबर हम लोग पहले निकाल लेंगे, बड़ा d होता है, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, ये बीच वाला -3 ना, तो -3 का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4ac, यानी कि 4 गुना a का मान कितना है, 1 है, x के गुणज में 1 है ना, तो 1 लिख लेंगे। एक बाद c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान देखिए 2 दिया गया है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो 3 तरीके 9 हो गया, -4 दूना के 8 हो गया, कितना आया 1। डी का मान कितना आ गया 1, तो इसका तो हल होबे करेगा, और 1 आया है प्लस में है, तो इसलिए जो है 2 हल होंगे और दोनों असमान हल होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग इसको हल कर देते हैं, -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, माइनस के माइनस हो गया, और b के जहाँ पे हम लोग b का मान रख लेंगे, b का मान कितना है -3 लिख लेते हैं, फिर है प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 1 बटा में 2a हो जाएगा, यानी कि 2 गुना a का मान है 1। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3 और एक का अंडर रूट निकालेंगे वही, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बटा में 2a हो गया, 2 हो गया, और 1 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे यदि करके इसको, तो यहाँ पर प्लस लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आया। यहाँ पर देखिए हम गोल घेर दिए हैं। अब यदि यहाँ पर प्लस जब माइनस लेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, तो क्या बचेगा 2 बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 1, यानी कि इसका जो हल होंगे एक जो है 2 होगा और एक 1 होगा। तो दोनों में से कोई अगर के आंसर में दिया गया है या फिर दोनों दिया गया है तो वही हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। आइए ढूंढते हैं हम लोग 2 को। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है सी में दिया गया है, अगर के 1 भी दिया रहता प्लस में, यहाँ पर देखिए 1 भी, तो ये भी हम लोग को हो जाता, तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ सही हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है 8 प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर में दिया गया है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है और जिनका वर्गों का योग जो है 290 है, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में स्पेस ले लेते हैं। चलिए तो पहला संख्या के हम लोग मान लेते हैं कि क्या है x है, और दूसरा संख्या क्या है, पहला संख्या x है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे और प्लस करना है हम लोग है ना। और दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या x प्लस
इसका जो आगे होगा हम लोग यहाँ पर विषम संख्या लेना है, तो इससे आगे 2 जोड़ेंगे तो ना विषम प्राप्त होगा। जैसे x जहाँ पे कोई भी विषम है तो अगला विषम कब मिलेगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे। तो इसमें 2 जोड़ दिए, अब साथ में क्या कर दिए स्क्वायर, तो बराबर में कितना आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार देखिए 290। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के प्लस हो गया और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 फार्मूला वाला और 2 ई वाला, a में यहाँ पर हो गया x, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, एक बार प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 दूना के 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला जो दिया गया है उसी को लिख देंगे 290, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इसमें जो एक जैसा है उन लोग एक तरफ लाएंगे, मिलने वाला है उसको मिलाएंगे, तो एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में कितना है यहाँ पर 4x, प्लस में ये भी 4 बचा हुआ है और इधर से आएगा ये माइनस में 290 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को साइड से साइड ला रहे हैं ना, बराबर में सिर्फ बच गया 0। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है प्लस में है और 290 माइनस में, तो 4 इसमें से घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से 4 घटेगा तो 200 माइनस में 286, ठीक है ना, 286 बच जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अब देखिए 2 जो है ना सब में कॉमन है, सब में से 2 को हम लोग निकाल देंगे, 2 इस तरफ से लिख लेंगे, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा कितना 2 दूना के 4 यानी कि 2x, माइनस यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 बराबर हो गया 0। अभी 2 जो इधर गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा ना, तो इधर हम लोग को बच गया समीकरण सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर हो जाएगा 0। अब इसे हम लोग गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर अभी जिसे ऊपर हल किए थे द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड करके हल करते हैं। 143 जो है गुणनखंड में क्या करते हैं हम लोग, शुरू वाला अचर मान, ठीक है ना, और अंतिम वाला अचर मान को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 143 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना 143 करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 143 का, तो हो जाएगा कितना 11 से कटेगा ना, 11 एकम 11 और इसमें से 3 बचाएगा 33, 13 एगो मिला एगो 11, 13 और 11 के मदद से हम लोग के जो है ये बीच वाला लाना है 2x। तो क्या करेंगे हम लोग कि x स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 13x माइनस कितना 11x और ये माइनस में ई वाला, हम लोग सिर्फ इसके जगह पे इतना लिखे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 143 बराबर हो गया 0। याद रहे कि हम लोग यहाँ पर जो भी लिखते हैं ये दोनों के जोड़ घटा करने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए और ये दोनों के गुना के बाद हम लोग जो यहाँ भाज्य गुणनखंड निकाले हैं जिसका वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का यही आ जाएगा 143। चलिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं एक एक पेयर, ठीक है ना, तो यहाँ से इतना का और यहाँ से इतना का हम लोग जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसको निकालेंगे। यहाँ x है, x स्क्वायर है तो यहाँ भी x है और यहाँ 13x है तो यहाँ भी x है, तो इसमें से एगो x निकाल लेते हैं तो यहाँ बच गया एगो x प्लस, यहाँ से x निकालेंगे तो क्या बचेगा खाली 13 माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी जो 11 के पढ़ा में आने वाला है और इसमें भी 11 के पढ़ा में आने वाला है, तो यानी क्या निकाल देंगे हम लोग 11 माइनस में ना। अब अंदर में क्या बचेगा खाली x, और जो माइनस था माइनस यहाँ से हम लोग निकाल दिए तो क्या बचा है यहाँ पर अभी प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 11 पढ़ा क्या पढ़ेंगे 143 आएगा 13 बार, कितना बार 13 बार, बराबर बच गया 0। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो एक बार बाहर वाला जो है यहाँ पर यानी कि x माइनस 11 इसको ले लिया जाएगा और एक बार भीतर वाला जो है उसको ले लिया जाएगा x प्लस 13 के, क्योंकि दोनों एक ही चीज 2 बार है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ साइड कर देते हैं, इस साइड में लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 11 बाहर वाला है, ठीक है ना, बराबर में बचेगा 0। अब अंदर वाला क्या है x प्लस 13, लिख लेते हैं x प्लस 13 बराबर 0। अब हल कर देंगे सिंपल समीकरण जैसा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में था आके प्लस में 11 हो गया, ए ने देखिए 13 है प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर कितना हो गया माइनस में 13। अब देखिए अगर कि हम लोग संख्या लिए हैं और संख्या धनात्मक आ रहा है गुना के बाद, तो उसमें यदि हम ऋणात्मक ले लेंगे तो गलत न हो जाएगा, क्योंकि हम लोग धनात्मक बोला गया था, तो हम लोग यहाँ पर ऋणात्मक जो है इसको हम लिख लेंगे अमान्य, अमान्य, ठीक है ना, मतलब इसको मान हम लोग नहीं लेने वाले हैं, ये जो है 11 जो है मान्य है, तो 11 को हम लोग मान्य मान लिए, यानी कि जो पहली विषम संख्या है वो क्या है x है, क्या है x है, और दूसरी जो है x प्लस 2 था यानी कि x प्लस 2, यानी इसको हम लोग x जगह पे लिख लेते हैं 11 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 13, तो एगो 11 होगा और एगो 13, ठीक है ना, 11 और 13, तो 11 13 कहाँ पर दिया गया है देखिए ऑप्शन डी में है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
9 नंबर ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से एपी में कौन है, ठीक है ना, में से एपी में कौन है ये बताना है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग सिंपल जो है इसका जो है सार्वंतर निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है ना, मतलब अगला पद में से पिछला वाला घटा देते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोग का, 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें से 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सार्वंतर यहाँ 2 आ जा रहा है और यहाँ पर 4 आ जा रहा है, जबकि सार्वंतर क्या आना चाहिए, बराबर। इसलिए हम लोग का क्या है, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है हम लोग का गलत है, सही नहीं है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो इसका भी सार्वंतर निकालेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसी तरह से 9 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए सार्वंतर ये वाला दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। ये 6 है माइनस में और ये माइनस में 10 है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो -6 माइनस कितना करना है, -6। तो माइनस में यहाँ पर 6 दिया गया है और ये माइनस चिन्ह होला है, तो ये आगे जाकर क्या हो जाएगा कि -6 इसी तरह से रहेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। रुकिएगा, यहाँ पर -10 है, ठीक है ना, माइनस में यहाँ पर 10 है। तो -6 और माइनस माइनस प्लस होकर के कितना हो जाएगा, 10। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 4, ठीक है ना। ये दोनों के हम लोग अंतर निकाले तो कितना आया, 4, सार्वंतर निकाले। तो आगे हम लोग अब इसमें से इसको करके देखते हैं। तो -2 है में से हम लोग कितना घटाना है, -6। तो फिर से क्वेश्चन निकलते हैं, -6, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 6। अब प्लस में 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में 4, यानी कि सार्वंतर 2 का भी बराबर है। लेकिन एक बार हम लोग और चेक करेंगे, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अब 2 में से कितना घटाना है, इस 2 में से इस -2 घटाना है ना। तो एक माइनस फार्मूला वाला हो गया और एक -2 जो मान है ये लिख लेते हैं। तो -2, अब -2 ये वाला है तो माइनस गुना में यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में 2 और यहाँ पर भी प्लस में 2 है तो 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इसका सार्वंतर जो है यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, और जहाँ जहाँ इसमें निकाले हम लोग सभी जो है सार्वंतर क्या आया, बराबर आया, 4, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन दिया गया है 1, 4, 7, 10 के 18वां पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सिंपल जो एपी दिया गया है इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ए का मान कितना है लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ए का यानी कि प्रथम पद 1 कितना हो गया, 1। इसी तरह से हम लोग डी का मान निकालेंगे। डी का निकालने के लिए हम जस्ट ऊपर बताएं, अगला में से पहला वाला घटाना है कि A2 माइनस A1। तो 4 में से 3 1 यहाँ पर 1 को घटा देना है, 4 में से क्या घटाना है, 1 को। तो कितना बचेगा, 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। डी का मान कितना आ गया, 3। अब हम लोग ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया। और जो 18वां पद है इसको यदि हम प्रसारित रूप में लिखेंगे A18 बराबर, तो इस तरह से लिखाएगा A + 17D, क्या लिखाएगा, 17D। अब इसको हम लोग आगे जाकर के ए के जहाँ पे ए का मान और डी के जहाँ पे डी का मान रखेंगे तो हम लोग का A18 मतलब 18वां पद मिल जाएगा। ए का मान कितना है हम लोग यहाँ पे देखिए निकाला हुआ दिया गया है, तो 1 लिख लेते हैं प्लस, इसके बाद 17 के 17 लिख लिए, गुना में डी का मान कितना निकाले हैं अभी हम लोग, 3 लिख लेते हैं। अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं तो पहले गुना होता है ना, तो गुना करेंगे। 1 + 17 दिया 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा, 52। तो हम लोग का ऑप्शन में कहीं ना कहीं 52 दिया गया होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है 52, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए दिया गया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए एक प्रमेय है आप लोग त्रिभुज चैप्टर में 6 अध्याय में, जिसमें बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज के जो है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग का अनुपात और जो है भुजा के वर्ग का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्षेत्रफल के यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफलों के अनुपात यहाँ पर टोटल दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको स्पेस थोड़ा सा हम लोग इस साइड ला लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज इस तरह से हम लोग बना लिए। चलिए इसका नाम देते हैं ABC और इसका नाम हो गया PQ और R। ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है आपस में, ये सब जो दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो समरूप है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के अनुपात जो है ना क्या होगा कि इसके भुजाओं के इसका दोनों त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात जो है इसका वर्ग के बराबर होगा। जैसे देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 16:9, यानी कि हम बटा में इसको लिख देते हैं 16/9 क्षेत्रफल के अनुपात दे दिया गया है। तो ये जो है बराबर होंगे किस किस भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि AB बटा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर PQ नीचे PQ
इसका वर्ग जो करेंगे ना तो ये आपस में जो है बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग के बताना है कि भुजाओं के अनुपात क्या होगा। तो ए बी के स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पर पी क्यू के स्क्वायर। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर चारों तरफ है, स्क्वायर स्क्वायर खाली क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो बचेगा 4/3 बराबर ए बी बटा पी क्यू, ठीक है ना। यानी कि ए बी बटा पी क्यू का है भुजा के अनुपात है और भुजा के अनुपात का मान कितना है 4/3। तो ऑप्शन में आइए हम लोग ढूंढते हैं कि 4/3 कहाँ पर है या फिर 4/3, ठीक है ना। तो 4/3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए 4/3 या 4/3 अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है 12 क्वेश्चन 12वां नंबर में दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर के है और एक 8 सेंटीमीटर के है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, ठीक है ना। लंबाई क्या होगा तो सबसे पहले आपको समचतुर्भुज किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज देखिए वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसका फिगर के लिए। इस तरह से हो गया। इसका जो है आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होते हैं समांतर होते हैं और साथ में चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं समचतुर्भुज के बराबर। यहाँ पर हम लोग को जो विकर्ण का जो मान दिया गया है, ठीक है ना, ये विकर्ण हो गया और एक दूसरा विकर्ण जो है ये वाला थोड़ा तिरछा हो गया है फिगर बनाने में, आप लोग समझेंगे सीधा होता है, ठीक है ना। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं थोड़ा, ए हो गया बी सी और डी और यहाँ पर हम लोग ओ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो समचतुर्भुज होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण जो है आपस में परस्पर मतलब कि लंब पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जब टकराएंगे ना तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना के यहाँ पर भी मतलब 4 यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा और प्रत्येक जो यहाँ पर कटान बिंदु बनेगा वहाँ पर जो भुजा कटेंगे वे आपस में जो है बराबर होंगे। जैसे यहाँ से जो है डी यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ओ नाम दिए हैं तो डी ओ जो है बी ओ के क्या होगा बराबर, उसी तरह से ओ सी जो है किसका एओ के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीका को इसी जो इसका थ्योरी है इसी को हम लोग अपना करके और इसका प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम एक फिगर को थोड़ा सा अलग निकालते हैं। चलिए ये वाला हो गया इस तरह से और इसका ये विकर्ण हो गया और इसका ये विकर्ण इसका नाम देते हैं ए हो गया और यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ है। अब देखिए यदि ये वाला लाइन जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये हम लोग का दिया गया है 8 सेंटीमीटर का है, कितना है मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण है ये कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो ये पूरा विकर्ण कितना सेंटीमीटर का है 8, तो यहाँ से आधा जो है कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला हो गया हम लोग का 4। यहाँ पर समकोण है थोड़ा सा याद रखेंगे, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो ई वाला अगली बार देखेंगे हम लोग, ई वाला जो है ये कितना दिया गया है तो इधर वाला जो हम लोग ये 8 था तो ई वाला कितना होगा 6, तो 6 है तो 6 के आधा कितना हो जाएगा ये वाला भाग 6 का आधा हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 4। तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लेंगे कि कर्ण बराबर, ठीक है ना, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि दोनों में से एगो लंब है और एगो आधार है तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9 और 4 चौका 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। जब बाहरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये जो भुजा है कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर का। ए बी जब 5 सेंटीमीटर का है तो प्रत्येक भुजाएं 55 सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें से जहां भी ऑप्शन में हम लोग के 5 सेंटीमीटर होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 12वां में सी नंबर में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो हम लोग का सी हो गया। अब 13वां प्रश्न की बारी है। देखिए दिया गया है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्ष देखिए इस तरह से एक्स अक्ष होता है सीधा और एक्स करें वाई अक्ष होता है इस तरह सीधा और इस तरह से एक्स अक्ष होता है। तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ये दोनों जो आपस में जहाँ पर मिलते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु नहीं दिया है लेकिन खाली नाम दिया गया है मूल, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां प्रश्न। देखिए दिया गया है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म, कितना 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा ये हम लोग के बताना है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं और अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर खींच लिए वाई अक्ष और इस तरह से खींच लिए एक्स अक्ष, ठीक है ना। थोड़ा नामकरण कर देते हैं, यहाँ एक्स डैश हो गया, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया और नीचे साइड में वाई डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है
मूल बिंदु 0 होता है, इधर साइड भी मान लेते हैं हम लोग के 1 2 3 4 5, माइनस में साइड सब रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म दूरी लेना है, ठीक है ना, मतलब कि NH लेना है 5 इकाई और 5 इकाई NH युग्म बनाना है, यानी कि हम 5 इधर ले लिए तब दूसरा भाग 5 इकाई क्या ले सकते हैं, NH ना लेंगे, क्योंकि 5 NH ले लिए तो फिर 5 और NH जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम लोग 5 इकाई दूर ले लिए, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु जो है P है, क्या है, P है, तो चलिए एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। अब इसका हम लोग के निर्देशांक बताना है, ठीक है ना, इसका निर्देशांक बताना है। तो इधर ला के हम लोग मानते हैं कि ये वाला P है, तो ये P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले -5 लिखाएगा, इसके बाद यहाँ पर इसका y में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो y का मान कितना हो गया 0। जैसा कि जानते हैं ना कि पहले x लिखा था इसके बाद y, तो x का मान कितना हो गया यहाँ से -5 और y कितना हो गया 0। और यदि मानते हैं कि ये वाला P बिंदु है तो हम लोग क्या करेंगे 5 इसका वाला x लिखेंगे, एक बाद y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे ये वाला मान दिया गया है कि ये वाला, या फिर हो सकता है दोनों भी दिया हो, तो दोनों में से सिर्फ एक ही दिया होगा, ठीक है ना। आइए ढूंढते हैं -5,0 या 5,0। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ए में 5,0 और कहीं पे देखते हैं -5,0 और के दिया हो तो नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग का ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया गया है sin a बराबर 3/4 है तो कोसेक a का मान पता करना है। देखिए कोसेक a जो है ना ये sin a के उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा इसका मान भी जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 जो है ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो इसका सिंपल सा है 4/3 हो जाएगा। 4/3 देखिए कन्फर्म दिया होगा यहाँ पर ए में ही है। चलिए नेक्स्ट जो है 15वां प्रश्न दिया गया है sec a + tan a × 1 - sin a बराबर है। इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं इसको उठा करके। इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा साइड में ले लेते हैं, इस साइड। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो sec a के हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec a के लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं ना, प्लस tan a के क्या लिख सकते हैं हम लोग sin a/cos a लिख सकते हैं। अब इनटू में यहाँ पर पूरा के क्या दिया गया है 1 - sin a दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हल करेंगे, cos a और cos a का लघुत्तम निकालिए तो कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा, cos a। अब कई बार में जाएगा cos a, एक बार में तो 1 एकम 1 हो गया, प्लस cos a एक बार में जाएगा तो ऊपर बचा है क्या चीज sin एकम sin हो जाएगा, sin a। इधर साइड इनटू में क्या बचा है 1 - sin a बचा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 + sin a है और यहाँ पर 1 - sin a, यानी कि a + b × a - b के फार्मूला पर टूट रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला पर टूटेगा तो a² - b², a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b² यानी कि sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर a बटा में क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos a, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक फार्मूला को हम लोग जान रहे हैं कि 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a बटा में क्या हो जाएगा cos a। अब देखिए cos a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ cos a बचेगा, ठीक है ना। तो cos a हम लोग का सही आंसर है। अब ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पर है cos a। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो है हम लोग का cos a दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16वां का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17वां प्रश्न है, यदि tan a √13 है तो a का मान क्या होगा। चलिए इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं प्रश्न को और जो हम लोग अलग ले जाके इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गया हम लोग का और इसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए tan a जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग tan a को tan a लिख देंगे, tan a बराबर यहाँ पर √13 दिया, √3 लिखा लगी है, यहाँ पर √3 के हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं क्योंकि tan 60 के मान होता है। अब देखिए इधर भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 60 है, तो tan और tan हम लोग के यहाँ से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा a बराबर 60 है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 60। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग इसका ऑप्शन 60 डिग्री खोज लेंगे, कहाँ पर दिया गया है, हाँ 17वां प्रश्न था, तो बी में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग साइड ले जाकर के बना देते हैं।
चलिए प्रश्न रहा और इसको हम लोग हल करते हैं ना। देखिए सीधा खंभा है जो खड़ा है, ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए सीधा खंभा है और इसका छाया भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ही खंभा है, ठीक है। और दोनों की ऊंचाई मतलब कि हम लोग मान सकते हैं कि दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा है उतना ही ये भी है। तो बताना है हम लोग कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है ना। उन्नयन कोण बताना है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि अर्क सूर्य है, सूर्य का लाइट है, सूर्य है, तो ये हम लोग को बताना है कि यहाँ पर जो है यहाँ से जो कोण जो है कितना डिग्री के बनेगा, ठीक है ना। लाइन टेढ़ा हो गया, सीधा समझिएगा। चलिए नाम देते हैं इसका ए, बी और सी। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, सीधा है ना, इसलिए। अब हम लोग को बताना है कि यहाँ पर जो थीटा है इसको हम लोग थीटा ही लिख देते हैं, कोण जो है कोण का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो है लंब है और ये वाला क्या है, आधार है। तो हम लोग लिख लेते हैं लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा है ना, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब देखिए लंब का मान जितना भी हुआ उतना ही BC का मान, मतलब इतना इसका मान जितना है उतना ही इसका है। तो इसका मान मान लीजिए कोई इकाई हम लोग ले सकते हैं एक, और आधार भी ले सकते हैं इकाई एक, बराबर है चूंकि दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, चलिए सपोज के लिए यहाँ पर ये वाला x मानते हैं, ये भी x है। तो x बटा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा। ये कटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो 1 बराबर हो गया tan थीटा। 1 को क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में हम लोग, तो 1 को लिख सकते हैं tan 45 बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए यहाँ tan है और यहाँ भी tan है, यहाँ 45 है, यहाँ थीटा है। तो tan और tan आपस में गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा थीटा बराबर सिर्फ 45। तो यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18वां ना। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा यहीं पे स्पेस लेकर के थोड़ा समझा देते हैं। देखिए इस तरह से एक वृत्त हो गया, ठीक है ना, वृत्त बन गया। रुकिए हम लोग के अर्धवृत्त ना चाहिए जी, एक अर्धवृत्त बनाना है हम लोग के। तो इस तरह से एक अर्धवृत्त हम लोग बना लिए, क्लियर है। अब इस अर्धवृत्त पर जो कोण है कितना डिग्री का बनता है यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अर्धवृत्त यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से समझिएगा, ये व्यास है और व्यास से यदि हम लोग एक इस तरह से रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरा सिरा से व्यास के जो है वहां से इस पर मिलाना है। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से एक और हम लेकर दिखाते हैं आप लोग के। ये हो गया अर्धवृत्त और यहाँ पर मान लीजिए हम व्यास से हम लोग इसी जगह पे ले लिए, ठीक है। अब इस सिरा से लेकर के यहाँ मिलाएंगे ना, तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यही वृत्त का अर्धवृत्त का कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना है अर्धवृत्त का कोण में, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है डी किधर दिया गया है, हाँ यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 20वां दिया गया है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य है, माने बराबर है ना, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा। तो चलिए हम लोग उस तरह के थोड़ा सा वृत्त बना लेते हैं बगल में। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको साइड डिवाइड कर देते हैं इधर साइड। अब देखिए हम लोग ये वृत्त बना लेना है दो, एक वृत्त यहाँ बना लिए और एक, रुकिएगा ये अलग हो गया, आपस में सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आपस में सटे हुए हैं, हल्का हटल सा दिख रहा होगा आकृति में, बाकी सटे हुए हैं, ठीक है। अब इसका जो है दूरी केंद्र से त्रिज्या के दोगुना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह के दो वृत्त बन गया। अब बताना है हम लोग कि इसमें जो कैन गो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है जो दोनों वृत्त के स्पर्श करेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ से करके खींचते हैं, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से हम लोग और सीधा खींचते हैं। तो एक बिंदु इस पर स्पर्श करेगा और एक यहाँ पर स्पर्श करेगा, मतलब एक रेखा जो है दोनों में स्पर्श किया और दूसरा रेखा इधर साइड से स्पर्श कर सकता है, इसमें भी होते हुए इसमें भी सीधा जाएगा, ठीक है ना। आकृति बनाने में हाथ थोड़ा हिल गया है, सीधा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कै गो रेखा हो रहा है, एक और एक दो, लेकिन एक और रेखा जो है इस तरह से हम लोग खींचेंगे तो दोनों वृत्त के स्पर्श करेगा। तो टोटल कै गो रेखा है जो है दोनों वृत्त के स्पर्श कर रहा है, तो एक दो और एक वाला हो गया 3, कै हो गया 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3। चलिए हम लोग आते हैं इसका ऑप्शन दे के खोज करके ऑप्शन से दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर देखिए दिया गया है सी में सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है 21वां नंबर दिया गया है, थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा एक वृत्त हो गया और एक वृत्त का केंद्र हो गया। और वृत्त के केंद्र से दूरी पर, मतलब सम दूरी पर, थोड़ा सा बराबर दूरी पर, मान लीजिए
यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिए, इस तरह से हमें वो जीवा खींच दिए। तो इस जीवा की लंबाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही इस जीवा की लंबाई होगा। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक लंबाई जितना होगा, थोड़ा कलर थोड़ा दूसरा कर लेते हैं समझने के लिए, ये वाला लंबाई जितना होगा उतना ही ये वाला लंबाई होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर समान दिया गया है। ठीक है, समान है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसको हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन को ही ले जाते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं। चलिए इसको इस साइड ला लेते हैं, इधर आ जाओ जी। चलिए क्वेश्चन जो है हम लोग का 22 नंबर यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, ब्लैक देखिए, दो गोला का आयतन का अनुपात दिया गया। आयतन यहाँ देखिए, ध्यान देना है, आयतन, और यहाँ पर है क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला याद रखेंगे। तो मान लीजिए दो गोला है, वो के आयतन देखिए यहाँ पर अनुपात में ऊपर में 8 है, वो के नीचे में क्या है 27 है। तो हो सकता है बड़ा छोटा गोला होगा। तो चलिए हम लोग ऊपर ला के छोटा वाला आर मान लेंगे त्रिज्या के, और नीचे ला के बड़ा वाला आर मान लेंगे त्रिज्या के। ठीक है ना? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, बड़ा वाला गोला छोटा वाला गोला के आयतन के फार्मूला लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा फार्मूला आयतन के? 4/3 पाई आर क्यू। अब बड़का वाला जो गोला है उसका आयतन लिख लेते हैं 4/3 पाई, और बड़ा आर है, इस बड़ा आर लिखते हैं क्योंकि बड़ा वाला गोला के हम लोग कर रहे हैं। अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 27 दिया गया है ये। ठीक है ना? अब देखिए पाई के मान जितना है यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी है, तो कट जाएगा। 4/3 यहाँ भी है, 4/3 ये भी कट जाएगा। आर क्यू बटा आर क्यू, मतलब छोटका आर क्यू बटा बड़का आर क्यू के मान कितना आया 8/27। अब थोड़ा सा इसको आगे स्टेप में हम बढ़ाएंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को हम लोग लिख देंगे 2 का क्यू, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू, यानी कि आर क्यू बराबर 2 का क्यू और आर क्यू बराबर 3 का क्यू। तो यहाँ से क्यूब और क्यूब आपस में सब खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा छोटका आर बटा बड़का आर बराबर हो जाएगा 2/3। क्लियर है? यानी कि छोटका जो वृत्त है उसका त्रिज्या का मान जो है 2 हो गया, और बड़का वृत्त का त्रिज्या का मान 3 हो गया। अब लेकिन हम लोग के यहाँ पर भुजा के जो है मान नहीं पूछा गया, भुजा के अनुपात के मान नहीं पूछा गया, उसका क्षेत्रफल के अनुपात चाहिए। ठीक है ना? भुजा के अनुपात नहीं चाहिए, क्षेत्रफल के, या फिर त्रिज्या का अनुपात नहीं कहा है। तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल के अनुपात लिखने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला भी हम लोग इसी तरफ लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा पाई आर, अगली बार नीचे बड़ा वाला लिखाएगा। ठीक है ना? क्योंकि बड़का त्रिज्या के प्रयोग कर रहे हैं तो बड़का आर के स्क्वायर करते हैं। पाई और पाई खत्म हो जाएंगे, छोटका आर स्क्वायर बटा बड़का आर स्क्वायर। छोटका आर का मान कितना है 2 है, और स्क्वायर कर देंगे। बड़का आर का मान कितना है 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9, यानी कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा 4:9। चलिए ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं 22 नंबर के, किधर है जी, मिल जाओ। 4:9 यहाँ पर लिखिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? ये वाला है। और जो मॉडल फिट जारी किया गया है उसमें शायद कुछ दूसरा आंसर है। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 23वां प्रश्न दिया गया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा साइड में ला लेते हैं, यहाँ पर हो जाना चाहिए इसका। मान लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वो क्या हो जाएगा फार्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जो है इसका क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है 144 पाई। ठीक है ना? तो इस पाई से ई पाई खत्म हो गया। अभी 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 4 × 12 और 2 बचा 4 × 24 36। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 36। आर खाली बचेगा, स्क्वायर होने जाएगा तो अंडर रूट में होगा 36, और 36 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 6 सेंटीमीटर कहीं दिया गया है, देखिए दिया गया है ए में, सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए एक सिक्का उछालना है और चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता तो एक सिक्का में एगो चीत होता है, क्या होता है चीत, और एगो जो है ना पॉट होता है, क्या होता है पॉट। दुइगो होता है एक सिक्का में, तो एक सिक्का में कितने पहलू हो गए 2 गो, और एगो चीत हो गया एगो पॉट। यदि हम उसे उछालेंगे या तो चीत आए या तो पॉट आए। ठीक है ना? मतलब दोनों के आने की संभावना क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया चीत आने की, तो चीत आने की प्रायिकता कितना है 1 है। चीत आने की संभावना कितना है अनुकूल परिणाम तो 1, और कुल परिणाम कितना है 1 और 1 2, यानी 2। कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो यानी कितना है 1/2। कहाँ पर है 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1/2 दिया गया, सही है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न
25वां है। 25वां में दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है बताना है। तो देखिए जो घटना निश्चित होता है उसका प्रायिकता 1 होता है। कितना होता है? 1। क्लियर रखिएगा, जो निश्चित घटना है उसका प्रायिकता कितना होगा? 1। लेकिन जो अनिश्चित है मतलब वो घट में नहीं करेगा, असंभव घटना है, उसका प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना, 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जब पासा को उछालेंगे तो पासा पर क्या क्या संख्या होता है? 1 लिखल होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। लूडो में जो गटिया होता है ना ओकरे पासा कहते हैं। ठीक है ना, तो 6 तक लिखल है, 1 2 3 4 5 और 6। कै गो टोटल संख्या हो गया? ये संख्या कै गो हुआ खाली ही बताना है। तो 6 गो। कुल परिणाम कितना हो गया? 6 गो। अब हम लोग को पूछा गया है कि जो सम संख्या है उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम कौन है? यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा कलर लेके इंगित करते हैं ना। तो देखिए सम जो है, दूसरा कलर नहीं उठा, उठ जाओ जी। देखिए सम जो है एगो 2 है, एगो 4 है और एगो 6 है। ठीक है ना, तो 2 4 6 टोटल कै गो हो गया? ये कुल परिणाम है। ठीक है ना, कुल परिणाम कितना आया? 6। अब अनुकूल, अनुकूल कितना आया? अनुकूल जो है 3 गो आया। कै गो? 3 गो। तो फार्मूला क्या होता है? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितना है? 3। तो लिख लेते हैं 3 और बटा में कुल यानी कि 6। 3 एकम 3, 3 दूना के 6। तो 1 बटा कितना हो गया? 2। 1 बटा 2 ढूंढ लीजिए, करो में कम होगा। देखिए 26वां के ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न भी देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। दिया गया है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना। चलिए इसको ना थोड़ा सा उठा लेते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं इसको और अलग में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको इधर साइड ला लेते हैं। देखिए 27वां प्रश्न जो है, छोट हो जाओ जी, कहे इतना बड़ा हो गया। चलो 27वां है। देखिए ये जो है क्या है? समांतर श्रेणी यानी कि एपी में दिया गया है। ये जो है प्रथम पद A1 है और ये जो है A2 है और ये है A3 है। ठीक है ना, 3 पद इसके दिए गए हैं और हम लोग के कहा जा रहा है कि इसमें से x का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि इसका सार्वंतर निकालेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक करके डी निकालेंगे, दोनों मिला करके, तो जो भी डी आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं D1 नाम दे रहे हैं और इससे हम लोग ये दोनों के यूज करके निकालेंगे सार्वंतर। तो इसका जो भी सार्वंतर आएगा उसको हम लोग D2 नाम दे देंगे और D1 जो है D2 के क्या होता है आपस में बराबर। सार्वंतर हमेशा क्या होते हैं आपस में? यदि एक एपी है तो उसका कहीं से कोई पद के हम लोग क्रमिक रूप से निकालेंगे, सार्वंतर क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। तो हम लोग यहाँ भी सार्वंतर निकालते हैं और आपस में दोनों को क्या कर देंगे? तुलना, D1 को और D2 को। तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला अपनाते हैं। D1 बराबर क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा A2 - A1, मतलब इसमें से इसको घटा देना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x - x + 2। अब देखिएगा 3x हो गया और माइनस जो है दोनों में गुना होगा तो क्या कर देगा? माइनस में x को भी कर देगा, प्लस माइनस -2 भी हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2x - 2 बच गया। इसका हो गया D1 का मान। D1 का मान हो गया है। ठीक है ना, अब D2 निकालेंगे हम लोग सार्वंतर दूसरा, ये दोनों के प्रयोग करके। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? A2 माइनस मतलब कि अगला A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान को रख दे रहे हैं 4x + 1 माइनस कितना हो जाएगा? A2 यानी कि 3x ना। तो यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर 3x है, घटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ एगो x प्लस में 1। 4 में से 3 घट जाएगा, 4x में से 3x, तो एगो x बचेगा प्लस में 1। तो D2 का मान ये वाला हो गया और D1 का मान ये वाला। अब दोनों क्या कर देंगे? तुलना, यानी कि 2x - 2 बराबर हो जाएगा x + 1। अभी x इधर आ जाएगा तो 2x और ये जो अचर मान है इसलिए इसको इधर ला देंगे ना। तो यहाँ पर प्लस में था, नया काम हो जाएगा माइनस में x बराबर 1 यहाँ पहले से था, 2 माइनस में था, नया काम हो जाएगा प्लस में। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x। रुकिएगा उल्टा हो गया, 2x में से 1x घट रहा है। ठीक है ना, तो सिर्फ 1x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि x मान कितना गया? 3। 27 प्रश्न था ना, तो 27वां के सी में देखिए 3 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28वां। यहाँ पर दिया गया है 6 8 9 10 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। माध्य ये 9th क्लास में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, तो वही वाला हम लोग को बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा ना उठा लेते हैं यहाँ से, अलग सही रहेगा। प्रश्न है यदि 6 8 9 कोमा देके है 10 x है
तथा 13 का माध्य जो है दिया गया है 10 है, तो हम लोग को जो है x का मान पता करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको पहला नंबर जो है जिस तरह से हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला लिख लेंगे। सभी प्रश्नों का योगफल होता है बटा में सभी प्रश्नों की संख्या, तो सभी प्रेक्षण कौन है, यही शब्द है, तो इन लोग का योग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक के। तो योग यानी कि 6 + 8 + 9 + x + 13। अब बाटा में टोटल कै गो है गिन लेंगे, उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 गो है, कै गो है 5 गो लिख लिए। अब इसका मान टोटल केला पर कितना दिया गया है 10 है माध्य, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करिए, जोड़िए आपस में जो जुटने लायक है कितना आता है। तो 8 और 6 हो जाएगा 14, और 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 10 हो जाएगा 33 और 3 36, यानी कि 36 + x बराबर हो जाएगा, ये 5 से हमें 10 गुना करते हैं तो 10 × 5 = 50। तो इसको हम लोग घटाएंगे, x बराबर 50, इधर प्लस में 13 काम हो जाएगा, माइनस में 36, तो बराबर में बच जाएगा कितना, 10 में से 6 गया तो हो जाएगा 4, यहाँ बचा है 4 में से 3 गया तो 1, 14। कितना आया 14। x का मान कितना है 14, 28 नंबर का ना, 28 नंबर कहाँ है, सी में है, देखिए यहाँ पर 14, ठीक है। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, दिया गया है 2, 6, 4, 5, 0, 1 2 1 है और 3 है 2 है, ठीक है ना। इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आया होगा, ठीक है ना, तो वही होता है बहुलक, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 2 का बार आया है, 1 2 3, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं जो जाति है इन लोग का, 2 है 6 है 4 है 5 है और 1 है 3 है, 1 0 है। तो 2 2 का बार आया 3 बार। उसी तरह से 6 6 का बार आया है सिर्फ 1 बार। उसी तरह से 4 4 का बार आया है 1 बार, और 5 का बार आया है, ये भी 1 बार आया है। 0 का बार आया है, 0 भी 1 बार आया है, ठीक है ना। और 2 हम लोग काउंट कर लिए हैं, 1 का बार हुआ है 1 बार, 1 जो है 1 बार। 3 का बार है, 3 भी 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है ना, 2 आया है, ज्यादा बार 3 बार आया है, ठीक है ना। तो हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है देख लीजिए, ए में है, बहुलक 2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 30वां नंबर, 8 7 12 15 10 9 11 इस तरह से दिया गया है, और इसका हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग दिया गया आंकड़ा को जो है ना आरोही क्रम में सजा लेते हैं। कौन क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो चलिए इसको हम यहीं पे हल करते हैं। सबसे पहले इसमें से छोटका कौन है उसको ढूंढिए, 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद है 12 है 12, 11 के बाद 12 हो जाएगा। रुकिए इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, 11 के बाद जो है 12 है, ठीक है ना। 12 के बाद जो है 15 है, अब और फैट नहीं बचा हुआ है। अब इसमें से हम लोग के निकालने के लिए माध्यिका एक काम करना होता है कि इसको गिनना होता है कि कै गो है, और गिन के उसको देखना होता है जो जितना होगा सम है कि विषम। तो देखते हैं, यदि हम लोग का विषम होगा तो आसान तुरंत बन जाएगा, और सम होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 विषम है, क्या है विषम है, ठीक है ना, विषम, क्योंकि 7 को है, टोटल क्या है 7 गो। तो विषम वाला बहुत आसान होता है, आरोही क्रम में सजा करके, और हम लोग को जो है n/2 कर देना होता है, वहां पर पहुंच जाना होता है। तो हम लोग इधर से देखते हैं, 7 के n/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 3 से आगे हम लोग को चल जाना है। 3 से क्या करना है, आगे चल जाना है। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 से आगे क्या है 10। तो हम लोग का जो है माध्यिका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। 10 कहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो हम लोग का जो है 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव था। टोटल हम लोग 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको बारी बारी जो है एक एक करके सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और प्रयास करेंगे सभी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।